तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10th में हो और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना इस क्वेश्चन की तारीफ़ करो उतना कम है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को आज ही तैयार कर लें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भी इस क्वेश्चन को आज ही तैयार कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, हमें काफ़ी अच्छी तरह से पता है और हमें आता भी है कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों, पता होने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको लिख के बताना है। तो संख्या दो तरह की होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है। जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो हमारी P/Q की शक्ल में होती हैं और जहाँ हमारा Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी परिमेय संख्या होती है ना, वो P/Q की शक्ल में होती हैं और जो हमारा Q है ना, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप देखिए दोस्तों, ये तो हो गई परिमेय संख्या की बात। अब देखिए दोस्तों, हमें तो अपरिमेय संख्या बतानी है और अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q की शक्ल में ना लिखी जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल है दोस्तों। अब क्या करना है, अब इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा अजीब तरह का तरीका अपनाते हैं। कैसे करते हैं, हम इसको ना मान लेते हैं, हम ना अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना √3 है ना, √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इस तरह से हम मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके अपनी बात को गलत साबित कर देते हैं। तो जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी तो हम क्या माने थे, हम माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारी बात ही गलत साबित हो जाएगी तो फिर वो √3 ना परिमेय संख्या नहीं रहेगी। जब परिमेय संख्या नहीं रहेगी तो फिर वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही तरीका हम अपनाएंगे और इस तरह से क्वेश्चन ना काफ़ी आपके समझ में भी आएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना √3, ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, संख्या है। अब देखिए दोस्तों, इतना हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, जब हमारी √3 एक परिमेय संख्या है तो वो तो भाई P/Q की शक्ल में होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे P/Q। ठीक है। P/Q की शक्ल में होती है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारी परिमेय संख्या होती है ना, वो हमारी भट्टी की शक्ल में होती है, P/Q की शक्ल में होती है। ठीक है। तो हमने √3 बराबर P/Q कर दिया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी बहुत कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ P और Q क्या है, यहाँ P और Q हमारी सहअभाज्य पूर्णांक हैं और जो हमारा Q है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो Q है ना, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब ये सहअभाज्य पूर्णांक ये क्या वाला है, चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्याएँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जैसे कि P और Q, ठीक है, P और Q हैं, अगर इनका HCF, ठीक है, HCF अगर 1 आता है ना, तो ये क्या होंगी, तो ये ना सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। जब हमारा किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वो हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है। सिंपल है दोस्तों। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं का युग्म जो केवल 1 से कटे, 1 के अलावा और किसी संख्या से ना कटे, तब भी हमारी सहअभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 7 और 3 है। ठीक है। क्या ये किसी संख्या से कट सकती हैं? देखिए दोस्तों, काट के देखिए, क्या ये किसी संख्या से कट सकती हैं? नहीं कटेंगे। ये केवल 1 से ही कट सकती हैं। ठीक है। 1 के अलावा और ये किसी संख्या से नहीं कटेंगे। जैसे कि 7 और 3 हो गया और संख्या हो गई, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 9 और 4 हो गया।
क्या ये किसी संख्या से कट सकती हैं? किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, ये केवल 1 से कटेंगी। 1 चौका 4, 1 नंबर 9, इस तरह से ये 1 से कटेंगी, 1 के अलावा, और ये किसी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और किसी संख्या से ना कटे वो होती है हमारी सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब क्या करना, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, देखिए दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ ना वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वर्ग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर √3 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर P/Q का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों वर्ग करते हैं। जब भी हम किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं ना, तो इस कार से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा। ठीक है, 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम P का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P², Q का वर्ग Q²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा P² बराबर हो जाएगा 3Q²। ठीक है, Q²। अब क्या करेंगे, इस 3 को ना इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये भाग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल Q² निकलेगा P²। ठीक है, स्क्वायर, और ये 3 यहाँ पर भाग में आ जाएगा तो बटा 3। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर ये निकल के आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, जो हमारा 3 है ना वो P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, P² को विभाजित कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए दोस्तों जो हमारा 3 है ना वो P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, भाग कर रहा है ना, 3 P² को भाग कर रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 3 P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 P² को विभाजित कर रहा है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे कि कोई संख्या है। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या यानी कि 3 है। ठीक है, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो एक बार ये कट रही है। अब क्या करेंगे, अगर हम ना उसी संख्या का वर्ग कर दें, ठीक है, अगर हम 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 का वर्ग भी ना 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 × 9, तो 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 × 9। तो इस तरह से कोई संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है, अगर हम उसी संख्या का वर्ग कर दें तो वर्ग भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। जो 3 है ना P² को विभाजित कर रहा है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है, 3 P को भी, ठीक है, भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों हमने इतना यहाँ पर कर लिया। अब देखिए दोस्तों इसको आगे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, अब पुनः माना। ठीक है, पुनः माना। अब क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, P के बराबर 3C मान लेंगे। ठीक है, P बराबर 3C। अब देखिए दोस्तों आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि भाई हमने P के बराबर 3C क्यों माना है, तो चलिए दोस्तों इसका भी थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पर P है ना, P हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 3 है ना P को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो P का कोई ऐसा ही मान होगा जो भाई 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर P बराबर 3C कर दिया है। ठीक है, 3C क्यों किया है, आइए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम P की जगह 3C रख देंगे। ठीक है, 3C रख देंगे। ठीक है, 3C रख देंगे तो ये 3 से विभाजित हो रहा है। देखिए दोस्तों 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा क्या, C। ठीक है, और C यहाँ पर क्या है, C हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर C हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारी P की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, P की जगह हमने 3C रख दिया है। ठीक है, और जो कटने के बाद जो बचेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा क्या, C। तो यहाँ पर C क्या है, यहाँ पर C लिख देंगे, जहाँ C पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए हमने P बराबर 3C माना है। अब क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे P का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप केवल इस तरह से देखते जाइए, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों Q² बराबर, ठीक है, Q² बराबर, ठीक है, P की जगह हम क्या रखेंगे, 3C। ठीक है, 3C। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर भी रख देंगे, बट्टा कितना है, बट्टा है 3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3C का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 × 9 C² बट्टा 3। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 × 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 3 है ना, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में C² के पास में, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली C² निकलेगा तो हमारा Q² बट्टा 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों जो हमारा 3 है ना, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, तो 3 है ना क्यू को भी विभाजित कर देगा, ठीक। यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब समझने की बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान लगाना, अब समझना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 3 हमारी एक ऐसी संख्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों, 3 हमारी एक ऐसी संख्या है जिससे ने क्यू को भी विभाजित कर दिया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 ने पी को भी विभाजित कर दिया है, ठीक है। 3 ने क्यू को भी विभाजित कर दिया है और 3 ने पी को भी विभाजित कर दिया है, ठीक। लेकिन दोस्तों देखिए सुनिए यहाँ पर जो हमारे पी और क्यू क्या है, यहाँ पर पी और क्यू हम क्या माने थे, सहअभाज्य संख्या माने थे, सहअभाज्य पूर्णांक माने थे। और सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल 1 से विभाजित हों। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 से विभाजित हों, 1 के अलावा वो किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो वो होती है हमारी सहअभाज्य संख्या। लेकिन देखिए दोस्तों 3 एक ऐसी संख्या है, यहाँ पर 3 एक ऐसी संख्या है जिसने क्यू को विभाजित कर दिया और पी को विभाजित कर दिया। जब ये पी और क्यू 3 से विभाजित हो रहे हैं तो फिर ये सहअभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों जो हमारी शर्त है ना वो तो गलत साबित हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों हम क्या माने थे, हम माने थे कि √3 एक परमेय संख्या। तो दोस्तों ये एक परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे अतः जो हमने कल्पना की, क्या कल्पना की, √3 एक परमेय संख्या है, वो गलत साबित हुई है, इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे अतः जो हमने कल्पना की कि √3 एक परमेय संख्या है वो गलत साबित हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने जो कल्पना की, क्या कल्पना की कि भाई √3 एक परमेय संख्या है, वो तो कल्पना हमारी गलत साबित हो गई है, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे कि √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।